नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रहास एक बार फिर से हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में पिछले सालों के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे गए थे उन सभी का हम जिक्र कर रहे थे और आप देख रहे होंगे। और आपसे बताने का ये इन चीज़ों का कोई हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि बस सिर्फ पढ़ना मकसद है। ये नहीं है कि शुरुआत के 2-3 मिनट आपके लिए हमने बोल बोल के खराब कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आगे से आते ही बस अब शुरुआत किया करेंगे, तुरंत आते ही शुरुआत। यदि देखिए, हकीकत में जो मेन मकसद है वो पढ़ाना ही है, टाइम पास वगैरह नहीं करना है। आपका सिलेक्शन ही हमारी जिम्मेदारी है। आपका सिलेक्शन होगा तभी आप अपने आप को सफल माने। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस युद्ध के क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेनाओं का सामना हुआ था? आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा युद्ध भारत में हुआ जिसके आमने सामने हुआ करती थी मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना। तो हरियाणा के अंदर एक करनाल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और उस करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है तराइन। हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है करनाल और उस करनाल के अंदर एक स्थान पड़ता है तराइन। और उस तराइन को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तरावड़ी के नाम से। वर्तमान में आप तरावड़ी के नाम से जानते हैं। जब आप दिल्ली से अंबाला की तरफ रेलवे रूट से होते हुए जाएंगे तो रास्ते में एक रेलवे स्टेशन आएगा जिसका नाम है तरावड़ी, याद रखिएगा। और ये तरावड़ी रेलवे स्टेशन या ये तरावड़ी जो क्षेत्र है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अधीन है? तो आप याद रखिएगा करनाल के अंदर। लेकिन इस तराइन के युद्ध की बात करें, तराइन का युद्ध 1191 और 1192 के अंदर हुए थे। तराइन के अंदर दो युद्ध हुए, 1191 के अंदर और 1192 के अंदर। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, लेकिन तराइन के पहले युद्ध में जीत जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी पहले युद्ध में हार जाता है। मोहम्मद गौरी है, कभी महात्मा गांधी समझे नहीं, कोई बात नहीं, महात्मा गांधी नहीं समझना है, मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी है। तराइन के दूसरे युद्ध की बात करें, तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और दूसरे युद्ध में जीत जाते हैं मोहम्मद गौरी दूसरे युद्ध में जीत जाते हैं और हार कौन जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान। पहले युद्ध में जीतता है पृथ्वीराज चौहान और दूसरे युद्ध में हार जाता है पृथ्वीराज चौहान। पहले युद्ध में हार जाता है मोहम्मद गौरी और दूसरे युद्ध में जीत जाता है मोहम्मद गौरी। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी युद्ध में जीतता है पृथ्वीराज चौहान का वध कर देता है। पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं तराइन के दूसरे युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था। आप जानते होंगे कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहता था जिसका नाम क्या था? चंद्रबरदाई। और ये चंद्रबरदाई को क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाला एक प्रसिद्ध कवि जिसका नाम चंद्रबरदाई था। और यह चंद्रबरदाई किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इसने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखे थे। और पृथ्वीराज चौहान जिसकी जीवनी को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के नाम से पृथ्वीराज चौहान की जीवनी को जाना जाता है। पृथ्वीराज, यदि आपसे एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन यदि पूछे कि पृथ्वीराज रासो में आपको किस चीज का विवरण मिलता है, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था, इस चंद्रबरदाई का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? हिसार से। और हिसार जिसे उत्तर भारत के सटेल सिटी के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत की सटेल सिटी के नाम से प्रसिद्ध जो हिसार है ये बना कब था? 1 नवंबर 1966 में। वैसे हिसार बसाया कब गया था? तो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के समय में हिसार को बसाया गया था। लेकिन आपने इसी के साथ में याद रखना है कि जो हिसार है, हिसार जो है इसे उत्तर भारत के सटेल सिटी, लेकिन भारत के सटेल सिटी के नाम से जमशेदपुर को जानते हैं। और वो जमशेदपुर जो कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, जमशेदपुर जो झारखंड के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ के साथ में याद करते रहें, लिखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? हरियाणा का एक ऐसा शहर जिसे हम बॉक्सिंग के पावर हाउस के नाम से जानते हैं। क्या पूछ रहा है? बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं? बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से किसे जानते हैं? तो हरियाणा में बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है भिवानी को। बॉक्सिंग के पावर हाउस के नाम से विख्यात भिवानी का दूसरा नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, बॉक्सिंग के पावर हाउस के नाम से विख्यात भिवानी का दूसरा नाम है मिनी क्यूबा।
मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है किसको? भिवानी को। उसके बाद में जो नेक्स्ट पर्सन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? 11 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे, 11 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे कैप्टन हवा सिंह ने, 11 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे हवा सिंह ने भिवानी के अंदर बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। याद रखना है, बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है भिवानी, और भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। बॉक्सिंग के कारण ही भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ के साथ में नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ स्थल है? एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन आपसे पहले ही बता दिया है। एग्जामिनर ने आपसे पहले क्वेश्चन क्या बताया है कि खेड़ी गुज्जर कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कि खेड़ी गुज्जर पड़ता है सोनीपत में। कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि पूछ लेता है इनसे संबंधित, जैसे मिर्जापुर व अमीन कहां पर है, मिर्जापुर व अमीन कहां पर है, दौलतपुरा व भगवानपुरा कहां पर है, टोहाना कहां पर है, बरवाला कहां पर है। इस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि खेड़ी गुज्जर कहां पर है, तो आप बताएंगे कि खेड़ी गुज्जर सोनीपत में पड़ता है। अब हम एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर में कौन सा तीर्थ स्थल है? सोनीपत का जो खेड़ी गुज्जर गांव है उसके अंदर कौन सा तीर्थ स्थल पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, सतकुंभा तीर्थ। सतकुंभा तीर्थ हरियाणा में कहां पर पड़ता है? तो खेड़ी गुज्जर में, सोनीपत के अंदर। सतकुंभा मेला कहां पर लगता है? सतकुंभा तीर्थ जहां पर है वहीं पर सतकुंभा मेला लगता है। सतकुंभा मेला भी लगता है खेड़ी गुज्जर सोनीपत के अंदर। ये आपने याद रखना है। याद रखिएगा, खेड़ी गुज्जर ये वही जगह है जहां से मिट्टी के बर्तन मिले थे। मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं या मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है? तो मिट्टी की मोहरें भगवानपुरा व दौलतपुरा कुरुक्षेत्र से, और मिट्टी के बर्तन मिले हैं खेड़ी गुज्जर सोनीपत से। लेकिन बर्तन नगरी के नाम से जगाधरी को जानते हैं, और जगाधरी जो यमुना नगर के अंदर पड़ता है। बर्तन नगरी किसे कहते हैं? जगाधरी को। पीतल नगरी रेवाड़ी को। लेकिन मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं? खेड़ी गुज्जर से। मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है? भगवानपुरा व दौलतपुरा कुरुक्षेत्र से। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? क्या पूछ रहा है? एक हरियाणा के अंदर एक स्थान पड़ता है प्रसिद्ध जिसका नाम है पिंजौर, और ये पिंजौर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? तो आपने याद रखना, पंचकुला के अंदर। वो यही पूछ रहा है कि पिंजौर के अंदर एक गार्डन पड़ता है प्रसिद्ध, उस गार्डन का नाम क्या है? तो उस गार्डन का नाम है यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन का डिजाइनर कौन था, या यादवेंद्र गार्डन को पहले किस नाम से जाना जाता था? यादवेंद्र गार्डन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपने याद रखना है, मुगल गार्डन के नाम से। यादवेंद्र गार्डन पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। आज वो यादवेंद्र गार्डन किस नाम से जाना जाता है? तो आज ये यादवेंद्र गार्डन उत्तर भारत के नंदनवन के नाम से, उत्तर भारत का नंदनवन, उत्तर भारत के नंदनवन से जाना जाता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। पिंजौर स्थित यादवेंद्र गार्डन को पहले किस नाम से जानते थे? मुगल गार्डन के नाम से। वो यादवेंद्र गार्डन आज के टाइम में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का नंदनवन के नाम से जानते हैं। आप कभी पंचकुला घूमने जाएं तो यादवेंद्र गार्डन में अवश्य होकर जाएं। बड़ा मनमोहक दृश्य है यादवेंद्र गार्डन पिंजौर पंचकुला का। कुछ चीजें आपके दिल और दिमाग में समाहित होगी, यदि आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये यादवेंद्र गार्डन जो पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में बनाया गया था, ये यादवेंद्र गार्डन इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसके अंदर हरियाणा में प्रसिद्ध मेला लगता है। हरियाणा का प्रसिद्ध मेला जिसका नाम है आमों का मेला। आमों का एक प्रसिद्ध मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? पिंजौर में। कौन से गार्डन में लगता है? यादवेंद्र गार्डन में। कौन से माह में लगता है? जून जुलाई माह में। जून जुलाई माह में लगने वाला आमों का प्रसिद्ध मेला कौन से गार्डन में, कौन से स्थान पर, कौन से जिले में लगता है? यादवेंद्र गार्डन में, पिंजौर में, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें आप। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप अच्छे तरीके से बस पढ़ते रहे, आप अपनी तैयारी जारी रखें, आपको सिलेक्शन अवश्य ही मिलेगा, ये हम पूरे आश्वासन के साथ में कह सकते हैं। तो ये यादवेंद्र गार्डन से संबंधित पॉइंट एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो यादवेंद्र गार्डन से पूछे जाते हैं। यादवेंद्र गार्डन से संबंधित सभी पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा क्वेश्चन है वो देखें। तीज का त्योहार कौन से महीने में आता है? क्या पूछ रहा है वो? तीज का त्योहार, तीज का जो त्योहार है, तीज का त्योहार कौन से महीने में आता है? तो आप याद रखिएगा, सावन में।
तीज का त्योहार कौन से मंथ में आता है? सावन में, जिसमें घेवर वगैरह का यूज किया जाता है। तीज का त्योहार जिसमें घेवर वगैरह का यूज किया जाता है, वो आप सभी चीजें याद रखिएगा। चलिए, भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का ऐसा प्रसिद्ध मेला जिसके अंदर सारे शिल्पी व कलाकार भाग लेते हैं। भारत का एक ऐसा प्रसिद्ध मेला जिसके अंदर सारे शिल्पी व कलाकार भाग लेते हैं, तो उस मेला का नाम है सूरजकुंड मेला। ये सूरजकुंड मेला जो है, ये हरियाणा के कौन से जिले में लगता है? फरीदाबाद के अंदर। याद रखिएगा, शिल्पी मेला जिसके अंदर सारे शिल्पी व कलाकार भाग लेते हैं, वो सूरजकुंड मेला है, या जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जो हरियाणा के प्रसिद्ध शहर फरीदाबाद में लगता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जो सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है, जिसका मेला कौन से मंथ में लगता है? तो फरवरी में लगता है। 1 से 15 फरवरी 16 फरवरी तक ये मेला चलता है। फरवरी प्रत्येक साल फरवरी माह में मनाया जाने वाला मेला है अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, शिल्पी व कलाकारी मेला व सूरजकुंड मेला। इस सूरजकुंड मेले के अंदर प्रथम फोकस कंट्री के रूप में कौन सा देश आया था? तो आपने याद रखना है, सूरजकुंड मेले में प्रथम फोकस कंट्री के रूप में मिस्र देश आया था। और कब आया था? 2009 के अंदर आया था। लेकिन प्रथम सहयोगी देश के रूप में सूरजकुंड मेले के अंदर कौन सा देश आया था? तो आपने याद रखना, 2012 के अंदर थाईलैंड आया था। 2012 के अंदर थाईलैंड प्रथम सहयोगी देश के रूप में आया था सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो मेला है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 के अंदर सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले की शुरुआत हुई थी। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो कहां पर लगता है? फरीदाबाद में, जिसकी शुरुआत 1986 के अंदर हुई थी। ये सूरजकुंड मेला जिसमें प्रथम फोकस कंट्री के रूप में मिस्र देश आया था, प्रथम सहयोगी देश के रूप में कौन सा देश आया था? थाईलैंड। 2012 के अंदर 2012 की घटना है, जब सूरजकुंड मेला लगा था, तो उसमें पार्टनर देश, सहयोगी देश कौन सा हुआ करता था? थाईलैंड, जिसे श्वेत हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। श्वेत हाथियों की भूमि के नाम से विख्यात शहर जिसका नाम है थाईलैंड, और विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे रबड़ का उत्पादन करने वाला शहर जिसका नाम है थाईलैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? हरियाणा में सांग का कलाकार किस कलाकार से माना जाता है? सांग की जो शुरुआत है वो किस कलाकार से मानी जाती है? हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत किसने की थी? वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत किशनलाल भट्ट ने की थी। किशनलाल भट्ट ने हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत की थी, जिसका संबंध कहां से है? मेरठ से। मेरठ कहां पर पड़ता है? यूपी के अंदर। हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत की मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट ने। लेकिन हरियाणा के इतिहास में सांग परंपरा का श्रवणकाल किसे कहते हैं? सांग परंपरा का श्रवणकाल 1930 से 1937 के बीच के काल को सांग परंपरा का श्रवणकाल कहा जाता है। पहले आपके घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग विद्यमान थे, बड़े बूढ़े रहते थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो यदि पता लग जाता था कि उस गांव के अंदर सांग हो रहे हैं, तो वहीं पर पहुंच लेते थे। यदि पता लग जाता था कि उस गांव के अंदर सांगों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं पर चले जाते थे। धीरे धीरे सांग वगैरह है, अभी भी कहीं किसी किसी जगह पर होते हैं, लेकिन हर जगह के ऊपर धीरे धीरे जो प्राचीन चीजें थी, प्राचीन जो सभ्यता थी, वो धीरे धीरे विलुप्त सी होती जा रही है। नहीं, आपको भी इन चीजों का मालूम है, तो कोई बात नहीं। सांग परंपरा का श्रवणकाल 1930 से 1937 के बीच को कहा जाता है। और हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट ने की थी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे? एक बार क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश कीजिए। जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के कौन से शहर को अपनी राजधानी बनाया? 1797 के अंदर कौन से शहर को अपनी राजधानी बनाया था? अब एक पॉइंट क्लियर हो गया है यहां से कि यदि आपको ऑप्शन पता है, तो एक क्वेश्चन और निकल जाएगा कि जॉर्ज थॉमस ने उस शहर को राजधानी कब बनाया था? 1797 के अंदर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जॉर्ज थॉमस ने 1797 में कौन से शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। हांसी के अंदर एक टकसाल, एक सिक्का डालने का स्थान, टकसाल भी स्थापित की थी, और वहां से जो सिक्के निकलते थे हांसी के टकसाल से, जो जॉर्ज थॉमस ने स्थापित की थी, उन सिक्कों का नाम सिक्का ए साहिब था।
हांसी के अंदर स्थित टकसाल जिसकी नींव रखी थी जॉर्ज थॉमस ने, और वहां से जो सिक्का निकलता था उसका नाम सिक्का-ए-साहिब था। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, अब तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये किया है कि जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था 1797 में। अगला क्वेश्चन एचएसएससी वाला एग्जामिनर आपसे क्या करेगा कि जॉर्ज थॉमस ने 1797 में किसे अपनी राजधानी बनाया था? हांसी को। हांसी जिसका पुराना नाम है आसी, और आसीगढ़ का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, ये हम बता चुके हैं पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? चलिए देखें एक बार। ये आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसी पत्रिका हरियाणा से निकलती थी जिसका नाम था हरियाणा तिलक, और हरियाणा तिलक पत्रिका के जो समाचार संपादक हुआ करते थे, हरियाणा तिलक समाचार पत्रिका किसने निकाली थी, वो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आपने याद रखना है हरियाणा तिलक, हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र जो किसने निकाला था, तो आप याद रखिएगा श्रीराम शर्मा ने। श्रीराम शर्मा ने हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र श्रीराम शर्मा ने निकाला था। और ये हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र पंडित श्रीराम शर्मा ने निकाला था, जिनका संबंध कहां से था? श्रीराम शर्मा जिसका निवास स्थान, जिसका संबंध हरियाणा के झज्जर से है। कहां से है? झज्जर से है। और इन श्रीराम शर्मा का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो आपने याद रखना है 1 अक्टूबर 1899 के अंदर पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म हुआ। कहां पर? झज्जर के अंदर, जिसने हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगातार आप बने रहिए। और आज का जो अगला क्वेश्चन वो देखें। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कौन सी नहर पर स्थित है? ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कौन सी नहर पर स्थित है? चलिए एक बार लिख देते हैं। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना हरियाणा की कौन सी नहर पर स्थित है? तो आपने बताना है पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर। पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थित है। लेकिन पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकाली गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी यमुना नहर ये हरियाणा के ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से निकाली गई है। ताजेवाला कॉम्प्लेक्स जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। हरियाणा की सबसे सुप्रसिद्ध नहर, सबसे पुरानी नहर, सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाली नहर, जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। यह पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ताजेवाला कॉम्प्लेक्स पड़ता है, और वो ताजेवाला कॉम्प्लेक्स जो यमुना नदी के ऊपर स्थित है। उस यमुना नदी के ऊपर स्थित ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से पश्चिम दिशा के अंदर एक नहर निकलती है जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। यह पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में से निकलती है। कहां से? ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से। लेकिन पश्चिमी यमुना नहर कब निकाली गई थी, तो आपने याद रखना 1879 के अंदर। 1879 के अंदर हरियाणा की सुप्रसिद्ध नहर, सबसे प्रसिद्ध नहर, सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाली नहर, जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर, जो ताजेवाला यमुनानगर से निकाली गई थी। 1879 का ही आपने याद रखना, ये वही 1879 है जब हरियाणा के अंदर विश्व की प्रथम गौशाला खोली थी। विश्व की प्रथम गौशाला हरियाणा के अंदर किसके प्रयासों से खुली थी? दयानंद सरस्वती के प्रयासों से। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्व की प्रथम गौशाला है जो रेवाड़ी के अंदर खोली गई थी 1879 के अंदर। क्वेश्चन एचएसएससी आपसे ये कर सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले रेवाड़ी के अंदर आकर किस चीज की नींव रखी थी, तो आपने याद रखना गौशाला की। लेकिन आपसे पूछे कि हरियाणा में सर्वाधिक गायें कहां पर मिलती है, तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर। और सबसे ज्यादा गौशाला भी कहां पर है? सिरसा के अंदर। सबसे कम गायों वाला जिला है रेवाड़ी, लेकिन विश्व की प्रथम गौशाला भी रेवाड़ी के अंदर ही खोली गई थी। याद रखना है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर पड़ती है, लेकिन ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना बनी कब थी? तो 1999 के अंदर ये ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना बनी थी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनी थी? सोनीपत में। लेकिन इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है? उत्पादन क्षमता के पॉइंट की बात करें तो 300 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। 300 मेगावाट। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना से 7-8 हमने पॉइंट क्लियर किए हैं, 7-8 पॉइंट सभी क्लियर होने चाहिए। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला यमुना पश्चिमी यमुना नहर पर पड़ती है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत में पड़ती है, जो 1999 के अंदर बनी थी।
जो 300 मेगावाट से है। तो पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला कॉम्प्लेक्स यमुनानगर से निकाली गई है। पश्चिमी यमुना नहर निकाली कब गई थी? तो 1879 के अंदर। ये 1879 वही साल है जब रेवाड़ी के अंदर विश्व की प्रथम गौशाला खुली थी, स्वामी दयानंद सरस्वती गौशाला। चलिए आज के लिए इतना ही, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और ताकि आप सबसे पहले पढ़ सकें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।